हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट टू होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट वन कर चुके हैं, और जिसमें मैं आपको परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता क्या है, और नंबर ऑफ हैंडशेक्स हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज इस पर्टिकुलर इस पार्ट में जो है हम सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि आपके पास अ, लाल कलर की बॉल्स इतनी हैं या ब्लू कलर की बॉल्स आपके पास इतनी हैं, आप उसमें से कुछ ले रहे हैं कम, या आप ब्लू ले रहे हैं, रेड, इस तरीके की चीज़ें जो क्वेश्चंस होते हैं हम जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने पीएनसी का पार्ट टू। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा एक आपको चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगा। पीएनसी यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब जो हमने सीखा था कल, वो ये था कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जहाँ भी आपको अरेंजमेंट दिख जाए लिखा हुआ, या फिर कहीं बात ऐसी हो रही है कि आपको अरेंज करना है, तो वहाँ हमको परम्यूटेशन लगाना होता है। और जहाँ भी हमको सिलेक्शन की बात दिख जाए या सिलेक्शन वर्ड दिख जाए, वहाँ हमको कॉम्बिनेशन लगाना होता है। तो आप इसमें पहली चीज़ देखिए कि अगर हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट जो है ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है। अगर हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने हो, तो वो टू की पावर एन होगा। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास क्लास में कोई 7 बच्चे हैं। ठीक है। यानी 7 दोस्त हैं किसी बच्चे के। अब उसने रखी है अपने घर में एक पार्टी। अब वो क्या करता है कि देखो, हर किसी का सभी के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं होता है। तो कोई बंदा किसी को 2 को इनवाइट करेगा जो उनके करीबी होंगे, कोई 3 को इनवाइट करेगा, कोई किसी को भी इनवाइट नहीं करेगा, कोई 7 के साथ ही उसकी बॉन्डिंग ऐसी होगी सातों के साथ कि वो सातों को इनवाइट कर लेगा। तो हम वो केस लेके चलते हैं। यानी कि हम कैसे लिखते थे? हम ये लिखेंगे हमारे पास टोटल 7 दोस्त हैं या 7 लोग हैं, उसमें से हमने एक भी सेलेक्ट नहीं करा। पहला केस हम ये मान सकते हैं, हमने पार्टी रखी और हमने सातों में से किसी को नहीं बुलाया। या फिर 7 में से हमने एक बंदे को बुला लिया जो मेरा सबसे करीब था, मैंने उसको बुला लिया अपनी पार्टी में। ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी 2 बंदे को बुला सकता हूँ, या फिर ऐसे कर करके मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, या मैं 7 बंदे हैं और सातों को 7 को मैंने इनवाइट कर लिया अपनी पार्टी पर। यही पॉसिबल केस हो सकते हैं हमें सेलेक्ट करने के। इससे अलग तो कुछ नहीं होंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आता है 1, 7C यानी NC0 मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, ये, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो जो हमारे पास नंबर्स निकल कर आएंगे, या तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमको झंझट में ना पढ़कर हमें एक सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया गया है, वो है टू की पावर एन। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं मान लूँ मेरे पास n इज इक्वल्स टू 7 है यहाँ पर इस केस में, तो मैं सीधा सीधा अगर मैं नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने लगूँ, तो मैं उसे सीधा टू की पावर 7 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, इस ये तो एक ही केस होगा, ये तो पॉसिबिलिटी इस सिनेरियो में तो एक ही है कि मैंने एक भी लोग को नहीं बुलाया, एक भी दोस्त को मैंने अपने इनवाइट नहीं किया। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूँ, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली क्या है, या तो मैं एक दोस्त को इनवाइट कर लूँ, या मैं किसी को इनवाइट ना करूँ। सिमिलरली इस केस में भी ये होगा। क्या होंगे, या तो मैं 2 लोगों को इनवाइट कर लूँ या मैं एक भी लोग को ना बुलाऊँ। ऐसे इसमें होगा, ऐसे इसमें होगा, तो 2-2 केस होते चले जाएँगे सभी। तो जब मैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो आना फिर भी टू की पावर 7 होगा। तो ये बात तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली है कि क्यों मैंने टू की पावर n लिया है। ठीक है? तो आपको सिर्फ़ बात क्या याद रखनी है कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालने के लिए आपसे पूछने लगे, तो सिर्फ़ आपको क्या करना है, टू की पावर n ले लेना है। ठीक है? अब इस चीज़ को इससे और समझते हैं। थोड़ा और क्लैरिटी लाते हैं। अ, जी, इस एग्ज़ाम्पल पर आइए। मेरे पास एक टोकरी है, उसमें 3 एप्पल हैं। एप्पल कैसे हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं। इस वर्ड का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अगर ये मैं डिस्टिंक्ट की जगह यहाँ पर सिमिलर लिख देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो पेपर में ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि वो डिस्टिंक्ट है या सिमिलर है, तो आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे पास एक टोकरी है जिसमें 3 एप्पल हैं अलग-अलग, 5 मैंगोज़ हैं, और 4 मैंगोज़ हैं सॉरी, और 5 आपके पास ऑरेंजेस हैं। तो अगर मैं इन टोटल अगर बात करूँ, ये टोकरी में अगर टोटल में बात करूँ, तो मेरे पास 12
डिस्टिंक्ट फ्रूट है, मैं कह सकता हूँ। मैं बात बोल सकता हूँ? ठीक है। अब आपसे पूछने लगे कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताइए। तो सबसे पहला आपको कुछ नहीं देखना, टोटल नंबर में आपको क्या निकालना है, आपको पता है कि अलग-अलग है, डिस्टिंक्ट है, मेरे पास कितने n की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या है मेरे पास 12, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। आती है बात समझ में? अब 2 की पावर 2 को 12 को अगर मैं सॉल्व करने लगूँ वैसे, मैंने कहा रखा है मैं आपको बताता हूँ, वो आता है 4096। ठीक है? यानी ये टोटल नंबर ऑफ वेज़ हैं, जिसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं अपना। इसमें वो केस भी इंक्लूड हो रहा होगा, जिस केस में जिस वे में मैंने एक भी एप्पल या मैंगो या ऑरेंज एक भी फ्रूट मैंने चूज़ ना किया हो या एक भी फ्रूट मैंने सेलेक्ट ना किया हो, उसमें ये भी इंक्लूड है। ठीक है जी? अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज़ ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन फ्रूट। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड अभी हमारे सामने आया है, एट लीस्ट। ठीक है? आप पहले इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। अगर कम से कम एक में जब आपसे साउंड आए आपके पास या आपको सीधा एटलीस्ट लिखा दिख जाए, तो आपको करना इसमें ये होता है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक हो, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें चले, कम से कम हमें इतना चाहिए। अगर कोई आपको इससे ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पापा से क्या बोलते हैं, पापा के पास जाते हैं कि पापा, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ और मुझे आप ₹500 दे दीजिए। कम से कम आप मुझे ₹500 दीजिए एटलीस्ट। लेकिन आपके पापा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने निकाल कर क्या कहा, "तू ले बेटा, कोई बात नहीं, एन्जॉय कर, आज 1000 लेकर जा।" ठीक है? तो आप क्या मना करेंगे, "नहीं, नहीं पापा, मैं तो 500 ही ले", नहीं, आप क्या करेंगे, "ठीक है।" तो कम से कम आपको कितनी रिक्वायरमेंट थी? 500। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एट लीस्ट वाला केस वही होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है या जितनी डिमांड है, आपको उतना मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा वर्ड आपको दिख जाता है, एट मोस्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये होता है कि मुझे ₹5 की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ₹5 चाहिए, ठीक है? तो मुझे उस सिनेरियो में अगर उससे कम मिल जाए, यानी मुझे कोई ₹4 दे, ₹3 दे, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। यानी एट मोस्ट में आपको अगर कम मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने रुपए चाहिए। और एट लीस्ट में अगर थोड़ा फालतू में मिल रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं, मैं उसको ले लूँगा। अब आप ये चीज़ इस क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज़ बताने हैं ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन फ्रूट। कम से कम एक फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। यानी हमारी टोटल नंबर ऑफ वेज़ ये थे, अभी हमने निकाला 4096। तो मैं इसमें से वो वाला एक केस माइनस कर दूँगा जिसमें मैंने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है? जिसमें मैंने एक होगा ना, मेरा एक सिनेरियो या एक सिलेक्शन मेरा ऐसा होगा जिसमें मैंने 0 एप्पल सेलेक्ट करे होंगे, 0 मैंगो लिए होंगे और 0 ही ऑरेंज लिया होगा। तो ये वाला जो केस होगा, मैं वो माइनस कर दूँगा, तो मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि कम से कम एक फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है? तो उसमें 0 वाली कंडीशन मान के माइनस कर दूँगा, तो सारी जो कंडीशन है वो हमारी सेलेक्ट हो जाएँगी। तो जैसे-जैसे मैं माइनस करूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4095। ठीक है जी? आती है बात समझ में? अब आप इस क्वेश्चन पे आइए। अब क्या कहता है? क्या आप हमें बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज़ ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप। यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। इसमें क्या बोल दिया, इसने कंडीशन ये लगा दी कि हर एक टाइप, ठीक है? यानी अगर मैं बात करूँ मेरे पास, अगर मैं सिर्फ़ ये बोलता कि मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट एप्पल हैं, ठीक है? और मैं आपसे उससे पूछता कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताओ क्या होता? तो आप क्या बोलते कि 2 की पावर 3 होता है जी, यही तो बोलते? अगर मैं आपसे बोलने लगूँ कि मेरे पास 4 मैंगो हैं, ठीक है? और मैं आपसे, यानी n की वैल्यू मेरी 4 हो गई, और मैं आपसे पूछने लगूँ कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताइए, तो आप क्या बोलते? 2 की पावर 4, ठीक है? अब ऐसे ही अलग-अलग ईच टाइप की बात कर रहा है, तो ईच टाइप का मतलब ये है कि हमारा एक फ्रूट कम से कम होना चाहिए। यानी कि मैं अगर 2 की पावर 3 मेरे पास एप्पल्स थे, तो मैं उसमें से वो वाला केस माइनस कर दूँ जिसमें मैंने एक भी एप्पल नहीं लिया, ठीक है? ऐसे सिमिलरली सिमिलरली मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट मैंगो हैं, तो इसमें टोटल सिलेक्शन कितने होंगे जी? टोटल वेज जो होंगे वो 2 की पावर 4 होगा। उसमें से वो वाला केस मैं माइनस कर दूँ जिसमें मैंने एक भी मैंगो नहीं लिया, ठीक है? सिमिलरली इसके साथ होगा 2 की पावर 5 माइनस 1,
ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अब तो ये सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है। 2 की पावर 3 होता है जी 8 - 1 इंटू 2 की पावर 4 होता है जी 16 - 1 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32 - 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका ये आएगा 3255। ठीक है जी। आती है बात समझ में। ये मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन ना पेपर में पूछे जाते हैं। आपको दे देंगे कि आपके पास इतने डिस्टिंक्ट एप्पल्स हैं या फिर मैंगोज हैं, आप ये बताइए। क्वेश्चन सिर्फ आपको ये पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप। ठीक है। ये कुछ और कंडीशंस भी दे सकता है, उसमें जरूरी नहीं सिर्फ ये पूछे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे किस क्वेश्चन में अप्रोच लगाएं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और बेहतर समझ में आएगा। इसको आप पहले अगर थोड़ा समझ चुके हैं तो थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। बाकी मैं करा ही रहा हूँ। तो फिर वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन एप्पल। एटलीस्ट की बात तक बात समझ में आती है। अब सिर्फ इसने वन एप्पल की बात करी, यानी जो कंडीशन, जो फर्दर कंडीशन -1 वाली जो कंडीशन हमें करनी है, जिसमें हम सारे 2 की पावर n में से -1 करेंगे, सिर्फ एप्पल वाली कंडीशन दे रखी है तो हम उसमें कर देंगे। तो उसमें क्या करेगा, हमारे पास एप्पल कितने हैं, 2 की पावर 3 है जी, और उसमें से एटलीस्ट वन एप्पल दे रखा है तो हमें वो कंडीशन माइनस करनी है जिसमें हम एक भी एप्पल चूज ना करें। ठीक है। तो बाकी जो हमारे वो हैं 4 और 5, यानी 4 हमारे पास मैंगोज हैं, वो ऐसे रहेंगे, और जो हमारे 5 ऑरेंजेस है वो ऐसे रहेंगे। बाकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 8 - 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 9। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 7 × 2 की पावर 9 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। जितने तरीके से मैं क्वेश्चन बनाकर समझा सकता था इसे मैंने समझाया अपने एंड से। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन अगर दिख जाए अब कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसमें फर्दर कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं, तो हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चन छोड़ मत देना, प्रैक्टिस करना। ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग आती है। क्या आती है, सपोज कीजिए अब आपके पास एन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे वो होंगे n+1। ये क्या बात, ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे? इसका मैं बॉल से आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास 7 सिमिलर बॉल्स हैं। मैंने मान लो मेरे पास ना हम क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरे पास रेड कलर की 7 बॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब मुझे आप सिलेक्शन करने का टोटल सिलेक्शन, यानी अगर हम वेज अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, वेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो एक केस तो आपका ये हो सकता है कि मैंने 7 में से एक भी बॉल चूज नहीं करी। ठीक है। तो वो कंडीशन में क्या होगा, 1। इसमें मैंने एक भी बॉल चूज नहीं करी। अब दूसरा केस में क्या कर सकता हूँ कि मैंने ये वाली, लेट से ये वाली बॉल चूज कर ली। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मेरे पास एक, कि मैंने एक बॉल चूज कर ली। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं अब ये चूज करूं, ये चूज करूं, ये चूज, कोई सी, क्योंकि जब ये बॉल जब सिमिलर है तो मैं कोई सी भी बॉल चूज करूं उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो वो उस केस में मैं बॉल जो मैं चूज करूंगा, ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। ठीक है। सिलेक्शन पे, हमारे ओवरऑल सिलेक्शन पे तो सिर्फ फर्क क्या आएगा, या तो मैं एक बॉल चूज कर सकता हूँ, या मैं नेक्स्ट टाइम मैंने ये दोनों बॉल चूज कर ली। ठीक है। या मैं 3 बॉल ले सकता हूँ, या मैं 4 ले सकता हूँ, या 5 या 6 या 7, या हाँ, बस हमारे पास टोटल 7 ही बॉल हैं। तो ये यहीं रुक जाएंगे हम। ठीक है। अब आप इनको वेज गिनिए तो कितने तरीके हुए हमारे पास, 7 तो ये होगा, एक भी हमारा ये होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 8। यही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि n+1 ये ऐसे आ गया। ठीक है। तो आपको समझना ये है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने वाली बात बोली है। याद रखने वाली बात आपको सिर्फ ये है कि अगर आपके पास n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होंगे वो n+1 होंगे। ठीक है जी। आती है बात समझ में। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। थोड़ा दिमाग, अच्छा, पीएनसी के जब हम क्वेश्चन को अप्रोच लगाते हैं तो हमारा जो माइंड है, ठीक है, जो हमारा कॉमन सेंस है, और जो हमारी सोचने की जो हमारा सिक्स सेंस है ना, जो हम चीज़ें, इमेजिनेशन जो हमारी पावर होनी चाहिए वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए कि हम माइंड में इमेजिन कर सके कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, इसी इसी टाइप के जो मैंने अभी बात आपको समझाई है उस पर क्वेश्चन भी मैंने इसी वजह से लिया है। अब आप चीज वही चीज देखिए, आपके पास 3 सिमिलर एप्पल्स हैं। ठीक है। 4 सिमिलर मैंगोज हैं। ठीक है। और 5 सिमिलर ऑरेंजेस हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कितने वो होंगे,
टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट करने के वेज कितने होंगे भैया, वो होगा n+1, यानी अगर मैं लिख सकता हूँ 3+1, यानी 3 एप्पल्स को मैं 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब वो 4 वही होंगे, एक या तो मैं 0, या मैं 1 एप्पल लूँ, या मैं 2 एप्पल लूँ, या मैं 3 एप्पल लूँ, ठीक है। सिमिलरली गोज़ फॉर मैंगोज़, यानी इसमें भी n+1 जब लगाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें भी जब n+1 लगाऊँगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस केस में 4 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 5 से, और इसकी फर्दर मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 6 से। मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूँ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन निकल जाएगा मेरे पास, जो कि आएँगे 120। ठीक है जी, आती है बात समझ में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट आपको जरूर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में मैं वो कंडीशन माइनस कर दूंगा जिस कंडीशन में, जिस सिलेक्शन में मैंने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं करा होगा, तो वो केवल एक कंडीशन होगी, यानी 120 में से मैं वो कंडीशन माइनस कर दूंगा जिसमें से मैंने एक भी फ्रूट नहीं सेलेक्ट किया होगा, यानी जिसमें मैंने 0 एप्पल लिए होंगे, 0 मैंगो लिए होंगे, और 0 ही ऑरेंजेस लिए होंगे, तो वो वाली कंडीशन में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल कितने वेज बचेंगे, टोटल 119। आती है बात समझ में। अब एक और कंडीशन इसमें फिर क्या कहता है कि एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच टाइप, ये वाली कंडीशन लगा दी इसने। सारी जो हमारे पास एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं, ऑरेंजेस हैं, अब उनमें से भी हमें वो कंडीशन माइनस करनी है, जैसे कि हमारे जो 3 सिमिलर एप्पल्स थे, ये वाले, इसमें से मैं वो कंडीशन माइनस कर दूंगा जिस कंडीशन में मैंने एक भी एप्पल नहीं लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सिनेरियो में क्या कर सकता हूँ मैं, तो 4-1 कर दूंगा, मैंने वो वाला केस माइनस कर दिया जिसमें मैंने एक भी एप्पल चूज नहीं करा है, ठीक है। सिमिलरली मैंने 5 जो मेरे सिमिलर मैंगोज जो थे, जिसमें 5 केसेस थे, पॉसिबिलिटीज मुझे सिलेक्शन करने की 5 वे जो थे, उसमें से मैं वो वाला वे माइनस कर दूंगा जिसमें से मैंने एक भी मैंगोज जो है सेलेक्ट नहीं करा है। अब ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तरीका आप सिंपली लर्न भी कर सकते हैं कि हाँ 4-1 करके आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। लेकिन बार बार मैं समझा इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, या हम क्वेश्चन में ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। सिमिलरली हम इस वाले को ऐसे करेंगे। अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, बाकी अभी हम आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये क्या होंगे, 60 वेज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब सिर्फ कंडीशन, सिर्फ हमें जो वाली कंडीशन लगानी है, किस में लगानी है, एप्पल वाले में लगानी है, कि हमें सिर्फ जो हमारा एप्पल वाला सिनेरियो है उसमें से माइनस करना है 1, बाकी हम सब ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 6, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 5 × 6, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15×6 = 90, 90, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। और समझ में आई है तो एक बार आपको थोड़ा सा इसमें काम ये करना है, सिर्फ जो इस पूरे पढ़ाने का सारांश जो ये है कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होंगे वो 2n होंगे। अगर हमारे पास n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होंगे वो n+1 होंगे। बाकी उसके बाद फर्दर जो चीज़ें हैं वो कंडीशंस हैं, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर अप्लाई करनी होंगी। बाकी मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन कराने की कोशिश की अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इनको, बार बार एक दो बार क्वेश्चन को करिए, सेम क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर आप अलग से कहीं से क्वेश्चन आपको जहाँ मिलते हैं वो लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोलते हैं बल्कि ग्रुपिंग, क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझ में आता है कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ना इन वर्ड से याद रखना है। ग्रुप का मतलब आप हमेशा याद रखना लॉट्स या बंडल बनाना, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप बच्चे से याद रखना, मैंने लिख दिया है चिल्ड्रन, यानी बच्चों में आप डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आपको, ठीक है। कैसे कैसे मैं आपको अभी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं, यानी 4 मेरे पास अलग अलग खिलौने हैं। मान लिया मैंने वो ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैं इसे दो बच्चों, मैंने एक वो बनाया ग्रुप, और दो दो के पेयर मैंने इसको ये डिवाइड कर दिया, यानी 2 खिलौने मैंने इसको दे दिए और 2 खिलौने मैंने इसको दे दिए, ठीक है।
अब पहली चीज जो आती है वो आती है बंडल यानी ग्रुपिंग करना। अब ग्रुपिंग करने की पॉसिबिलिटी, ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होता है, लॉट्स या बंडल बनाना। मेरे पास चार खिलौने थे, ए, बी, सी और डी। अब मैं दो दो के बंडल मेरे को बनाने हैं, क्योंकि मेरे को दो इसको देने हैं और दो इसको देने हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए थोड़ा सा कि मैं दो दो के बंडल कैसे बना सकता हूँ। अब या तो मैं ए और बी, एक बंडल तो मैंने ये बनाया और इसे आपस में बांध दिया। अब मेरे पास जो रिमेनिंग बचे वो क्या बचे, सी डी। और सी डी का बंडल मैंने एक बना दिया। ठीक है। या तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या मैंने ए के साथ सी को कंबाइन कर दिया और बी के साथ डी को कंबाइन कर दिया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर और क्या केस बन सकता है इसमें, मैंने क्या काम करा, ए के साथ डी को कंबाइन कर दिया और बी के साथ सी को कंबाइन कर दिया। भाई बंडल बनाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ ये हो सकती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकती। तो अगर मैं नंबर ऑफ केसेस देखूं तो टोटल केस कितने निकल कर आए, वन, टू और थ्री। ठीक है। तो ये केसेस, तीन केसेस निकल कर आए हमारे बंडल बनाने के, यानी बंडल जो बना सकते हैं हम, यानी जो ग्रुपिंग कर सकते हैं। जब भी मैं बंडल बोलूं या लोड्स बोलूं तो उसका मतलब क्या होगा, ग्रुपिंग होगा। और जब भी मैं उसे चिल्ड्रंस में, मतलब चिल्ड्रन बच्चों में डिवाइड करने की बात करूं तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि तीन केसेस हो सकते हैं सिर्फ, तीन तरीके से बंडल बना सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बनाकर भी दिखाया। और कोई तरीका इसमें है नहीं। ठीक है। आती है बात समझ। तो अब आप जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, जब हम, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में मेरे पास चार खिलौने थे टोटल। ठीक है। अब मैंने उसको ग्रुपिंग कराया यानी बंडल बनाया, तो मैंने दो एक को दिए। ठीक है, तो मैंने फोर सी टू लिखा। इनटू, अब मेरे पास कितने रह गए, दो खिलौने बचे, और बाकी के दो मैंने फिर दोबारा से दे दिए। ठीक है। अब क्योंकि अब मैंने एक चीज आपको बताई थी पार्ट वन में, पीएनसी पार्ट वन में, जब भी कोई चीजें सेम आ जाएं, जैसे टू और टू यहाँ पर सेम है, तो हम नीचे क्या करते हैं, उनसे डिवाइड कर देते हैं, टू फैक्टोरियल। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। हमने पढ़ा था इंक लिंक। ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, मेरे पास टोटल कितने वर्ड, पहले हम वर्ड गिनते थे कि लेटर जो है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लेटर है। लेकिन आई इसमें दो बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर कोई वर्ड रिपीट करता है तो हम उससे फिर डिवाइड भी तो करते हैं जितनी बार वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ दो बार रिपीट कर रहा है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, टू से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ लगाई है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो दो सेम आ रहे हैं, रिपीट कर रहा है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये कौन सा केस हुआ, ये केस जो हुआ ये हुआ ग्रुपिंग का। ठीक है, यानी मैंने बंडल जो बनाना है, लॉट्स बनाना जो करा वो इसमें करा, ऐसे इस टाइप से किया। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये आया। अगर ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसके ऊपर कम से कम पांच क्वेश्चन करने वाला हूँ, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। ये चीजें मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करी है, और ये इसका सोल्यूशन आपको ये देना है। ठीक है। तो आप इसे फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये तो वही फोर सी टू टू सी टू आप एक आराम से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप कर सकते हैं, तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। ठीक है। अब आप आइए चिल्ड्रन, अब आपको क्या करना है, इसे बांटना भी है। ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है। अब आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपको किससे याद रखना है, चिल्ड्रन से, यानी बच्चों में इसको बांटना है। अब मैं बांटने का तरीका क्या करूंगा, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, आप देखना। मैंने क्या काम किया, जो मैंने ए बी, इसको ए भी दे दिया, और बाकी बचा मैंने सी डी, इसको दे दिया। ठीक है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस या तो एक एक केस ये हो जाता है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं सी डी इस वालों को दे दूं और ए बी इसको दे दूं। आते बस समझ में। ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा तीसरा क्या हो सकता है, अब और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने ए सी इसको दे दिया और बी डी मैंने इसको दे दिया। ठीक है। या फिर मैं इसको बी डी इसको दे सकता हूँ और ए सी मैं इसको दे सकता हूँ। या फिर, ठीक है, दो केस ये हो गए। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ए डी मैंने इसको दे दिया और बी सी मैंने इसको दे दिया। और सिमिलरली, या मैं बी सी इसको दे सकता हूँ और ए डी इसको दे सकता हूँ। भाई डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी यही है। मैंने बंडल बनाए, अब मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मुझे दो तो इसको देने होते हैं और दो इसको देने होते हैं। तो दो मैंने इसको इस तरीके से बांट सकता हूँ, या तो मैं कि मैंने ए बी इसको दे दिया, सी डी इसको दे दिया, या फिर सी डी मैंने पहले वाले को दे दिया, ए बी मैंने इसको दे दिया। ऐसे सिमिलरली मैंने ये सारे केसेस आपको बताए। तो टोटल केसेस जो निकल कर आए वो कितने निकल कर आए जी, सिक्स केसेस। ठीक है। सिक्स केसेस निकल कर आए। अब सिक्स केसेस ये तो समझाने वाली बात होगी, क्योंकि जब मैं आपको ये सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो थ्री आएगा यहाँ पर आंसर।
ठीक है? तो 3 केसेस वो कौन-कौन से होंगे? वो ऐसे होंगे, जो ग्रुपिंग करने के। अब इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। अब लेकिन आपको ये तो बहुत कम है, यानी मेरे पास 4 खिलौने हैं और मैंने 2-2 करके पेयर में बाँटने हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया ये होते क्या हैं, इस तरीके से बाँटूँगा, ठीक है? लेकिन आपको पेपर में तो नहीं देगा, पेपर में तो आपको 15, 20, 50 कितने भी खिलौने दे सकता है और कितनी भी नंबर ऑफ बंडल्स में डिवाइड कर सकता है, ठीक है? ये थी सिर्फ़ आपको समझाने वाली बात। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा जब भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात आएगी तो मैं उससे करूँ मेरे पास 4 खिलौने थे, पहला वही रहे, 2 मैंने बाँट दिए, मेरे पास फिर कितने बचे? 2 बचे, वो 2 भी मैंने बाँट दिए। अब जब मैंने बाँट दिए, बाँटने के बाद क्योंकि 2-2 सेम आ रहा है तो मैंने तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा है। इतनी बात तो ये समझ में आती है जो मैंने यहाँ तक बताई है आपको। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 फैक्टोरियल की। क्यों मल्टीप्लाई कीजिए? क्योंकि 2 लोगों में आपका अरेंज भी तो करना है फिर इनको। अरेंज कैसे करना है कि ए बी मैंने पहले इसको दे दिया, दूसरे केस में मैंने ए बी इसको दे दिया। ऐसे सिमिलरली इस केसेस में, ऐसे सिमिलरली इस केस में। तो इसको हम कितने यानी कि हम देखते थे ना कि अगर हमारे पास कोई 3 लेटर है तो हम उसको कितने वे से अरेंज कर सकते थे? 3 फैक्टोरियल से अरेंज करते थे। अगर हमारे पास 7 चेयर हैं, तो हम उसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? वो 7 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली अब हमारे पास 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पास 2 के उसमें तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मैंने सॉल्व किया था, ये आया था 3 और इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6। तो आंसर आएगा मेरा ये। ये था आपको समझाने वाली बात, आंसर आपको करना है पेपर में ये। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और नहीं आया तो देखो इसको इस तरीके से हम करेंगे। फॉर मतलब ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है? अब हम कोशिश करते हैं इसको समझाने की। ओके, तो मेरे पास अब देखिए खिलौने कितने अब मेरे पास खिलौने बढ़ चुके हैं। अब मेरे पास खिलौने हैं पूरे 10 और 10 को मैंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है? 10 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा है 3, 3 और 4 में, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आप ग्रुपिंग बताइए मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया तो लॉट्स बनाना या फिर इनके बंडल बनाना। ठीक है, बात आती समझ में। अब बात करते कैसे सॉल्यूशन। अब आपको वो जैसे हमने इसमें ए बी बी सी करना है इसमें अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपल एक प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया वो फॉलो करना है। मेरे पास 10 खिलौने थे, उसमें सबसे पहले मैंने कितने बांटे? 3 बांट दिए, यानी 3 का बंडल बना दिया। अब मेरे पास कितने बचे? 7 बचे। 7 को मैंने फिर से 3 का बंडल बना दिया, ठीक है? फिर से अब मेरे पास 3 जब मैंने बांट दिए मेरे पास 4 बचे। अब 4 में से मैंने 4 का ही बंडल एक बना दिया। अब बनाने के बाद ये तो इतना हम समझ में आता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लोगों को 3-3 खिलौने दिए हैं, सेम है, 2 सेम आता है तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूँगा? 2 फैक्टोरियल से, ठीक है? तो इसको तो हम बोलेंगे लॉट से बंडल में डिवाइड करना। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन और करना है, यानी इसको आपको हुँ, इसमें चिल्ड्रन बच्चों में और डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका, ठीक है? तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप इतना तो सेम सिमिलर बिल्कुल जो ये लिखा है आप उसको उतारेंगे। यानी 10C3 यानी 10 में से 3 खिलौने पहले आपने बंडल बना दिया, फिर आपके पास 7 बचे आपने उसमें से 3 का बना दिया, फिर आपके पास 4 बचे तो आपने 4 का बना दिया। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारे पास 3-3 के 2 सेम सिमिलर हमने बंडल बनाए हैं तो हमने उसे अब क्योंकि मैंने 3 लोगों में ये बाँटे हैं, 3 बच्चों में ये बाँटे हैं, तो जो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ वो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है? अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सोल्व तो आप कर ही लेंगे। कैसे सॉल्यूशन करना है इसका कि 10C2 क्या होता है, 7C3 कैसे सॉल्व करना है, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है? तो ताकि वीडियो लंबी ना हो तो मैं इसको नहीं करूँगा, यहीं छोड़ूँगा। आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर ही बता सकते हैं या आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैंने 10 टॉय जो है 4 लोगों में मेरे को ग्रुप बंडल बना करके और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने क्या काम किया, एक को 3 दिए, एक को 3 दिए, एक को 2 दिए, एक को 2 दिए। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ग्रुपिंग के लिए मुझे लॉट्स बनाने हैं यानी बंडल बनाने हैं। इसके बंडल बनाने के लिए अगर मेरे पास 10 खिलौने थे और उसमें से मैंने पहले 3 का यानी एक बंडल मैंने 3 का बनाया। अब मेरे पास कितने बचे जी? मेरे पास 7 बचे। 7 बचे तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैंने एक और 3 का बंडल बनाया। अब इसके बाद मेरे पास 4 बचे तो 4C अब मैंने 2-2 के 2 बंडल बनाए तो 4C2 एंड देन 2C2। उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा एक अप्रोच कैसे लगानी है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? अब आप इसमें देखिए 3-3 के 2 बंडल जो है वो सेम है यानी दो पेयर बन रहे हैं ना, एक तो 3 का बन रहा है, एक 2 का बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा क्योंकि सिमिलर बन रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। आती है बात समझ में? ठीक है?
ये तो हमारा हो गया क्या, लॉट्स। अब मैं इसको, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसमें बच्चे में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है इसका, तो आप क्या करेंगे? आप सेम चीज़, ये तो सेम सिमिलर होता जाएगा कि 10C3 इंटू 7C3, फिर मैंने 4 बचे तो मैंने 4 के 2-2 में बंडल बना दिए, ठीक है? उसके बाद क्योंकि 2-2 सिमिलर है मेरे पास, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। क्योंकि 4 बच्चे हैं, तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। ठीक है जी? आती है बात समझ में? और अगर आपको बात, अगर यहाँ पर समझ में आ चुकी है, तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? बाकी मैं आपको करा ही रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? अब इसमें क्या है, देखिए मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और मैंने 13 करके 4 बच्चों में डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछूँगा, ग्रुपिंग, लॉट्स या बंडल, वही, ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए ये सारे ब लॉट्स, बंडल लिख रहा हूँ। मतलब इनका वही होता है, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी? तो सबसे पहली चीज़ क्या है, मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, उसमें से मैंने 13 दे दिए, ठीक है जी? अब मेरे पास कितने बचे जी? अब मेरे पास बचते हैं 34, ठीक है? उसमें से फिर मैंने 13 दे दिए। अब मेरे पास कितने बचते हैं जी? अब मेरे पास 26 बचेंगे, ठीक है? और उसमें से फिर मैंने 13 दे दिए। यहाँ ये मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी क्या? हाँ, यहाँ पर ये नहीं बचेगा। 39 ये बचेगा, ठीक है जी? ओके, फिर क्या हुआ? अब 26 में से फिर मैंने 13 दे दिया, तो 13C 13, ठीक है जी? अब मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे? अब आप देखिए, 13 को 4 पेयर बन रहे हैं और 4 सिमिलर हैं। चारों क्या हैं? सिमिलर हैं। तो मैं क्या कर दूँगा, इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूँगा। तो ये मेरे निकल के आ जाएँगे ग्रुपिंग, या मैं इसको बोलूँगा लॉट्स या बंडल। ठीक है, मैंने बंडल तो बना दिए। अब मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट और करना है। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही सेम चीज़, पहले आप क्या करेंगे, 52C3 13 सॉरी, उसके बाद देन 39C 13, देन 26C 13 एंड देन 13C 13, ठीक है? उसको डिवाइड करेंगे हम 4 फैक्टोरियल से। अब क्योंकि हमारे पास 4 बच्चे हैं, 4 में हमें अरेंज करना है, तो मैं इसे 4 फैक्टोरियल से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी? आती है बात समझ में? एक और इस पे लास्ट सवाल और ले रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत और दिक्कत आ रही है, परेशानी आती है, तो दूर हो जानी चाहिए अब तक, तो मैं उम्मीद ये करूँगा, ठीक है? जैसे कि अब 11 हमारे पास अलग-अलग टॉयज़ हैं, उसको मैंने 3, 3, 3 और 2 करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाँटना है, बंडल बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ वही, मुझे बंडल बनाना है, यानी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास 11 है, तो 11 मेरे पास स्टार्टिंग में टॉयज़ थे और मैंने 3 का एक बंडल बनाकर एक बच्चों को दे दिया, ठीक है? फिर मेरे पास बचे कितने? मेरे पास बचे फिर 8, और फिर से मैंने 3 का बंडल बनाया, दे दिया। फिर मेरे पास कितने रिमेनिंग रह गए? फिर मेरे पास 5 बचे, फिर मैंने 3 का बंडल बनाया, दे दिया। फिर मेरे पास 2 रह गए और फिर मैंने 2 का एक बंडल बनाया, वो उसको दे दिया। ठीक है? अब क्योंकि मेरे पास 3 सेम हैं, 3 बच्चों को मैंने सिमिलर टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सिमिलर मतलब सिमिलर नंबर ऑफ टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो मैं इसको कितने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है? अब ये तो हो गई ग्रुपिंग, ठीक है? अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये तो सिमिलर पूरा का पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है? एंड मतलब इसकी मल्टीप्लाई और कर देंगे हम कितने से, क्योंकि 4 बच्चे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से मैं इसकी मल्टीप्लाई और कर दूँगा। ठीक है जी? उम्मीद करता हूँ ये ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा टॉपिक है, समझ में आता नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है? तो उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, एक बार ये 5-6 सवाल हैं, ये कर लेना, ठीक है? बार-बार करके देख लेना, फिर अलग से क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा? अब हमारे पास एक अलग कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अब हमारे पास बॉल और बॉक्सेस, यानी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं कि हमारे पास इतनी अलग-अलग बॉल्स हैं और इतने हमारे पास अलग-अलग बॉक्सेस हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से हम बॉल बॉक्सेस में डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये पूछ लेता है कि हमारे पास इतने पॉलिटिशियंस हैं और इतनी मालाएं हैं, तो हमारे पास किस तरीके से कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं माला डालने की पॉलिटिशियन में। ठीक है, तो ये सारे इस टाइम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसका जो अ, एक मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर आपको कहीं भी एन डिस्टिंक्ट बॉल बॉल की जगह कुछ भी हो सकता है, या फिर आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस बॉक्सेस की जगह भी कुछ हो सकता है। ठीक है, वो मैंने अभी एग्जांपल जैसे दिया, पॉलिटिशियन और गार्लैंड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, कार्ड्स एंड बॉक्सेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो अगर आपको कंडीशन ये दे रखी है कि हमारे पास एन डिस्टिंक्ट बॉल है, यानी अलग अलग बॉल्स हैं और अलग अलग बॉक्सेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, यानी नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें कि एन डिस्टिंक्ट बॉल यानी एन नंबर ऑफ बॉल्स, अलग अलग बॉल्स आर बॉक्सेस में पुट कर सके, यानी रख सकें। ठीक है, तो वो कितने वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे, वो होगा आर की पावर एन। ठीक है, अब इसमें याद रखना कि जिसमें हम रख रहे हैं, यानी बॉक्सेस जो है वो आर लिया है, तो हमने आर यहाँ लिया है, और जो बॉल्स हैं, जो अलग अलग डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, वो पावर में जाएगा एन। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। बाकी आप क्वेश्चन में मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा, वैसे इसके दो चार क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, तो और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखिए, मेरे पास n डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, तो मेरे पास ऑब्वियसली n की वैल्यू कितनी है 5, और मेरे पास r की वैल्यू कितनी है 3। तो अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ वेज पूछने लगूँ, तो मुझे पता है वो r की पावर n होता है, और r कितना है वो 3, और 3 की पावर 5 करूंगा तो मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वे सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी, क्या कहता है, नो बॉक्स इज एम्प्टी, कोई भी बॉक्स आपका खाली नहीं रहना चाहिए। अब आप एक एक चीज समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अभी थोड़ी देर में आएंगे, पहले आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। 6 पॉलिटिशियंस हैं और 10 गार्लैंड्स हैं हमारे पास, यानी हमारे पास 6 नेता है हमारे पास, और 10 हमारे पास मालाएं हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या एन क्या होगा इसमें, और इसमें आर क्या होगा। थोड़ा सोचिए आप इसमें। अब क्योंकि किसमें डालना है, जिसमें डालना है वो आर है, यानी आर पॉलिटिशियन, आप माला किसमें डालेंगे, आप मालाओं को पॉलिटिशियंस में डालेंगे, ना कि पॉलिटिशियंस को माला में डाल देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे आप किसी नेता को पकड़ेंगे और माला के अंदर डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे ऑब्वियसली। आप माला को ही एक नेता के गले में डालेंगे। तो जब हम जिसमें डालेंगे, यानी बॉक्सेस जो होगा हमारा, वो क्या होगी, पॉलिटिशियंस होंगे। पॉलिटिशियंस तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और जो हमारी मालाएं जो होंगी, एन जो होंगी, जो हम डाल रहे हैं, वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप कि हमको किस में डालना है और क्या डालना है। तो आर और एन क्या होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप इसमें। तो मैं समझा चुका हूँ, वैसे आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो फिर वही क्या होगा, आर की पावर एन, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे उसमें, तो आर कितना है हमारे पास 6, और इसकी पावर 10। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना इसको, बाकी यही अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी अभी आप इस पे आइए, इस टॉपिक पे आइए। अगर हमें किसी सिचुएशन में, किसी केस में ये दे दे कि हमारे पास एन सिमिलर बॉल्स हैं, ठीक है, और आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो होगा, आपको याद, जो नंबर ऑफ वेज याद रखने हैं, उसका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया आपने, लेकिन ये यही है इसका आंसर। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी एन सिमिलर बॉल्स दिख जाएं, ठीक है, और आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस तो आपके अलग अलग है इस बार, लेकिन जो हमारे पास बॉल्स है वो सिमिलर है। ठीक है, यानी मेरे पास अगर लाल कलर की बॉल है तो सारी ही लाल है, लेकिन बॉक्स वो अलग अलग होंगे, एक पिंक हो सकता है, एक रेड हो सकता है, एक ग्रीन हो सकता है, अलग अलग बॉक्सेस हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले केस में क्या था, बॉक्सेस भी रेड थे सारे, अगर मेरे पास रेड बॉल्स थी, और बॉक्स अगर ब्लैक थे तो सारे ही ब्लैक बॉक्सेस थे, और बॉल अगर रेड थी तो सारी ही बॉल्स रेड थी। ठीक है, इस वाले केसेस में बॉक्सेस चेंज हो गए हैं, तो बॉक्सेस चेंज हो गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे उसमें ये चेंज हो जाएगा कि एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। 10 सिमिलर बॉल्स हैं, यानी एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10। ठीक है, और 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ वेज
अगर मैं आपसे पूछने लगूं टोटल नंबर ऑफ वेज, तो क्या होगा? वो होता है, मुझे बताया, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब आप वैल्यू पुट कर दिए सिंपली, 10 + 4 - 1 सी 4 - 1, जो कि आपका आ जाएगा 13 C3। बाकी ये आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारे आंसर होगा। ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं जो हमने एक पहला क्वेश्चन छोड़ा था उस पर। अब वापस इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन के पर आइए आप। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पर। अब आपको क्या कह रहा है, क्या कहता है इसमें? एक कंडीशन और दे दी इसमें कि आपका कोई भी बॉक्स जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। अब हमें सबसे पहली चीज आप देखिए, हमने देखा इसमें n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू हमारी 5 है और r की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमारी क्लैरिटी यही होनी चाहिए कि n क्या होता है और r क्या होता है। ठीक है जी। अब ये कहता है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि r 3 है तो हमने 3 बॉक्स बनाए सबसे पहले। ठीक है। और 5 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप कैसे बंडल बनाएंगे इसके, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मैं, मान लो मैंने इसको एक दे दिया। अब क्योंकि कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए सब में। ठीक है। तो मैं एक इसको दे दिया। ठीक है। और मैंने एक इसको दे दिया। अब मेरे पास जो बचे रिमेनिंग 3, वो मैंने इसको दे दिया। या तो एक तो केस ये बन सकता है, एक और केस क्या बन सकता है, क्योंकि मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो मैं और कैसे 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैंने एक इसको दे दिया, क्योंकि खाली एक भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। मैं इसको 2 दे सकता हूँ और मैं इसको भी 2 दे सकता हूँ। ठीक है। बाकी किसको एक देना है, किसको 3 देना है, किसको दो, वो अरेंजमेंट की बात है, वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। पहले हम सिंपली ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको बंडल्स में डिवाइड कर दिया। अब आप इस केस में आइए, वही चीज जो मैंने आपको ग्रुपिंग बताई थी और वो बताई थी, आप इसको इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास 5 थे, तो मेरे पास 5 बॉल्स थी, उसमें से मैंने क्या दिया, एक दे दिया। मेरे पास फिर कितने बचे, 4 बचे। फिर मैंने एक और दे दिया। फिर मेरे पास कितने बचे, 3 बचे, तो मैंने तीनों दे दी। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर दो सिमिलर हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब क्योंकि इनका अरेंजमेंट भी करना है कि किसको एक देना है, किसको 3 देना है, तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 फैक्टोरियल से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरा सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो आएगा मेरा 60। ठीक है जी। सिमिलरली इस पर आइए। इस केस में क्या किया करा मैंने, मेरे पास 5 थे, मैंने एक दे दिया। ठीक है, इसको। फिर मेरे पास कितने बचे, 4 बचे। फिर मैंने 2 दे दिए। फिर मेरे पास कितने बचे, 2 बचे, वो मैंने 2 के 2 दे दिए। अब यहाँ पर देखना कुछ सेम आ रहा है, हाँ जी, यहाँ पर 2 सेम है, तो मैंने 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया। और अरेंजमेंट के लिए इसको 3 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरा सॉल्व करके आएगा 90। अब मैं इन दोनों को केसेस ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे टोटल केसेस, वो आएंगे 150 ऐसे वेज होंगे, जिसमें हम 5 बॉल को 3 अलग अलग बॉक्सेस में अरेंज कर सकते हैं और एक भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा। ठीक है जी। आती है बात समझ में? अब आप आइए इस क्वेश्चन पे। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है। अब आप पहली चीज तो इसमें ये कोशिश कीजिए कि इसमें एन और आर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि 3 बॉक्सेस हैं और 10 बॉल्स हैं, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर हमारे पास 10 बॉल हैं, तो मैं क्या n की वैल्यू 10 मान सकता हूँ। ठीक है। और r की वैल्यू कितनी हो गई थी यहाँ पर, इस केस में वो 3 हो जाएगी। अब जब ये क्वेश्चन देखिए, क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछते हैं होल नंबर सॉल्यूशन बताइए। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसमें जीरो भी आ जाता है, वन भी आता है, टू, ये सारे। ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या होती है, हम इसमें जीरो इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम 10 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डाल रहे हैं, तो हम उसमें वो वाला केस भी हो सकता है कि हम बॉक्स में एक भी बॉल ना डालें। ठीक है। तो सिंपली यानी ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। ठीक है। क्योंकि इसमें जीरो वाला केस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज जब हम निकालेंगे, तो हमारा, अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, वो क्या होता है, n+r-1 सी आर माइनस वन। अच्छा, मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट करूंगा,
तो वो आपका आ जाएगा, n की वैल्यू हमारी 10 है, r की वैल्यू 3 है, -1, c 3 -1, तो ये हो गया 12c2। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मैं करके बता भी देता हूँ, 11 इंटू, क्योंकि nc2 है, ये nc2 क्या होता है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कंडीशन लगा दी इसने। इसने कंडीशन ये दी थी कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल होना चाहिए तो हम उसमें जीरो वाला जो केस था वो नहीं ले सकते, मतलब हम अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम जीरो भी डाल सकते हैं। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, यानी हमारा जो ए बी और सी, ये जो हमारे बॉक्स हैं, हमने मान ली ए बी सी क्या है, बॉक्सेस जो हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इनको एक एक दे दीजिए, एक एक बॉल दे दीजिए। ठीक है, इसको भी मैंने एक दे दी, इसको भी मैंने एक दे दी। अब आप बाकी जो 7 बॉल हमारे पास बची, उनको देखिए, उनका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज निकालिए। ठीक है, क्योंकि अब वो वाली कंडीशन तो कभी आएगी नहीं, होल नंबर वाली कंडीशन बनेगी, क्योंकि एक एक ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो जब हमने इनको एक एक दे दिया ऑलरेडी, तो हमारे पास जो बॉल्स बची वो बची 7। तो मैं अब एन की वैल्यू 7 मान सकता हूँ, और आर मेरे पास कितना है, वो 3 है। तो सिमिलरली फिर इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो n प्लस आर कितना होगा, 7 प्लस 3 10, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ 3 -1 करेंगे तो 2। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे हम, वही n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। उसको सॉल्व करेंगे फिर से तो आ जाएगा 36। ठीक है, तो इस केसेस में कितने केसेस पॉसिबल पॉसिबल है इस कंडीशन के लिए, वो है 36। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कंडीशन लगा रखी है कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है ऐसे। ठीक है, और बी और सी इस तरीके, ये कंडीशन दे रखी है। तो हमने हमने क्या काम किया, अगर ये कंडीशन लगानी है तो मैंने इसको एक दे दिया, इसको दो दे दिया, इसको तीन दे दिया। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, फुलफिल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास बचे, इसके बाद आपके पास क्या बचे, तो इसके बाद मेरे पास n की वैल्यू 4 बचेगी, क्योंकि मैंने तीन बॉल इसको दे दी, दो इसको दे दी, एक इसको दे दी। ठीक है, और r हमारे पास तीन बचेंगे। ठीक है, अब इसमें वही फर्दर लगाइए, सेम n प्लस आर माइनस वन, तो n प्लस आर कितना होगा, इसे राइट लगाते हैं, तो होगा 4 + 3 - 1 सी 3 - 1। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो वो कितना आ जाएगा, 6c2। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 15। आती है बात समझ में। इन क्वेश्चंस को कराने का, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाने का, आपको मेन हमारा जो मेरा पर्पज है वो ये है कि आप अप्रोच लगाना सीख लें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि हमको नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, अप्रोच कैसे लगानी है क्वेश्चन में। उसमें आपका, अगर मैं आपको होमवर्क की बात करूं, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद जो जो मैंने क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है ना, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में, थोड़ा थोड़ी और इसमें लैंग्वेज ऐड करके, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये पीएनसी से क्वेश्चन हो जाएगा। हमको यही नहीं लगा पता लग पाता है कि ये क्वेश्चन हम पीएनसी लगाएंगे इसमें, या किसी कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन करने के बाद, सारे नोट्स जो हैं ये बनाने के बाद, जब आप इसको 2 से 3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, हर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 2 से 3 बार, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए, पीवाईक्यूज लगाइए, या किसी जिस जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पीवाईक्यूज देखिए। ठीक है, थोड़े से मॉक दीजिए, तब आपको जाकर के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पकड़ बनेगी आपकी पीएनसी। ये मेरा रीजन ही इसको बनाने का ये था, कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे दोनों क्लासेस पे हो चुकी हैं, पार्ट वन भी हो गई, वो पार्ट टू भी हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट है, आपकी क्वेरी है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी भी डाल रखी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनली वैसे भी डाउट है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट सीरीज होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली वो मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। नंबर सिस्टम हमारा ऑलरेडी हो ही चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड वही आप, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आ रहा है तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।